स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। नेपाल ने इतिहास रच दिया है। 35 साल के युवा बालेंद्र शाह ने नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। ये नेपाल के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब यहां बिना गठबंधन के सरकार बनी है। ये चुनाव नेपाल के जेन जी आंदोलन के बाद हुए हैं। इसका असर नेपाल की संसद पर भी दिख रहा है। यहां युवाओं के जोश की छाप पूरी सरकार पर दिख रही है, लेकिन बालेंद्र शाह के सामने पहाड़ जैसी चुनौती खड़ी हैं। आइए आपको पहले एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। म बालेंद्र शाह नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता बालेन की ताजपोशी के साथ नेपाल में एक नए युग की शुरुआत हो गई। शपथ ग्रहण समारोह का दिन और समय भी बेहद खास रहा। बालेन शाह के राज तिलक के लिए ऐसा वक्त चुना गया जब अयोध्या में रामलला का सूर्य तिलक हो रहा था। उधर नेपाल के शीतल भवन के प्रांगण में ठीक इसी समय एक ऐसा इतिहास बन रहा था जो देश की दशा और दशा बदलने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा था। रामनवमी के दिन नेपाल को बालेन शाह के रूप में ऐसा युवा प्रधानमंत्री मिला जिसने महज 35 साल की उम्र में सबसे युवा प्रधानमंत्री का इतिहास बना दिया। शपथ ग्रहण के लिए तय किया गया समय सिर्फ संयोग नहीं और मुहूर्त को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया था, बल्कि नेपाल में सदियों पुरानी सनातन परंपरा का बखूबी ध्यान रखा गया था। बहरहाल बालेन शाह के साथ आरएसपी के 15 मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली, जिसमें 5 महिलाएं भी शामिल हैं। दरअसल शाह का उदय उस समय हुआ जब नेपाल की जनता लंबे समय से भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और पारंपरिक राजनीतिक ढांचे से नाराज थी। जेनजी के आंदोलन के दौरान हुए विरोध प्रदर्शनों और बढ़ते जन आक्रोश के बीच बालेन ने खुद को बदलाव के प्रतीक के रूप में पेश किया, जिसको नेपाल की जनता का भरपूर समर्थन मिला। बदलाव के लिए शुरू हुए आंदोलन में बालेन ने अपने संगीत को खूब भुनाया। रैप गानों के जरिए उन्होंने सामाजिक असमानता और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को उठाया। बालेन का एक मशहूर गाना नेपाल हंसे को विरोध प्रदर्शनों के दौरान युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हुआ, यहाँ तक कि ये गाना आंदोलन की आवाज बन गया। काठमांडू के मेयर रहते सख्त प्रशासनिक फैसलों और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई ने खूब सुर्खियां बटोरी। हालांकि इस दौरान अवैध निर्माण पर चलाए गए उनके बुलडोजर अभियान को काफी आलोचना भी झेलनी पड़ी। जेनजी आंदोलन के बाद हुए आम चुनाव में बालेन शाह ने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और निर्णायक जीत हासिल की। उन्होंने अपने चुनाव अभियानों में भ्रष्टाचार मुक्त शासन, न्यायिक सुधार और लाखों रोजगार सृजित करने जैसे कई बड़े वायदे किए हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि आर्थिक चुनौतियों के बीच 4 साल पुरानी पार्टी के लिए वादों को पूरा करना आसान नहीं होगा। बहरहाल रैपर से राजनेता बने बालेन शाह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ तो ले ली है, लेकिन अहम मोड़ पर खड़ी देश की सियासत में आगे चुनौतियां भी कम नहीं है। बालेन शाह के नए प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, SIS JNU से विदेशी मामलों के जानकार हैं। संजय जी, नेपाल के लिए कितना बड़ा दिन है आज? देखिए, निश्चित रूप से नेपाल के लिए एक बड़ा, एक लैंडमार्क, एक डेवलपमेंट कह सकते हैं। और एक तरीके से जो उम्मीद नेपाल के लोगों ने 2006 में एक जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट हुआ था और उस वक्त प्रचंड की जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट को एक समर्थन दिया था और उम्मीद की गई थी कि जो एक इगैलिटेरियन सोसाइटी है, समानतावादी और जो एक गणतांत्रिक समाज होगा, उससे लोगों में प्रॉस्पेरिटी आएगी। लोगों की जो तकलीफ है, खासकर जो भेदभाव होता था पहाड़ी और हिली लोगों के बीच में, उसको कम कर पाएंगे और जनता को बेसिकली खासकर युवाओं को जो रोजगार से संबंधित या बाकी एजुकेशन, मेडिकल, इस क्षेत्रों में जो उम्मीद थी वो पूरी होगी। लेकिन वो नहीं हो पाई और दोबारा से वहाँ का युवा, जिसको कहते हैं जेनजी आंदोलन जो हुआ, दोबारा से सड़कों पे आया। उसके निश्चित रूप से जो जिस तरीके का ऑथोरिटेरियन टेंडेंसी डेवलप हो गई थी, बहुत कंसंट्रेटेड पावर हो गई केपी ओली के पास में और अनएम्प्लॉयमेंट हो गया और उन्होंने सोशल मीडिया को बैन किया
वहां से एक चिंगारी निकली और एक बड़े आंदोलन के रूप में परिवर्तित हुई। एक तरीके से आप ये कहिए कि जैन जी का coup था नेपाल की राजनीति में। अब उम्मीद बालेन शाह से बहुत की जाती है। देखिए, सबसे बड़ी तो जो चुनौती ये है कि एक जो पूरा कैबिनेट है, बहुत यंग लोगों का कैबिनेट है, उनको गवर्नेंस का कितना एक्सपीरियंस है, उनको किस तरीके से राजकार्यों को करना है और किस तरीके से जो वित्तीय मैनेजमेंट का जो इशू है कि कैसे एक्सपेंडिचर करना है, कैसे एक्वायर करना है, वो बहुत सारी चुनौतियां हैं। पहला सबसे बड़ा तो चुनौती ये आएगा। दूसरा, जो पार्टी के अंदर भी एक चुनौती आने की संभावना है, जिस तरीके, क्योंकि ये पार्टी ओरिजिनली रवि लामिछाने की पार्टी है, वो अभी पार्टी के चेयरमैन है और बालेन शाह के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया तो पूरा जैन जी ने उनको समर्थन दिया। तो अब कितना कोऑर्डिनेशन के साथ में ये चला पाएंगे और जो लोगों को जिनको उम्मीद के साथ इस पार्टी में जोड़ा है, क्या उनकी सबकी एस्पिरेशंस फुलफिल हो पाएंगी, ये दूसरा है। संजय जी, एक सवाल यहाँ पर और आएगा, आप जो तीसरी बात कह रहे हैं उसी में जोड़ लीजिएगा। वो सवाल ये है कि जेनजी के आंदोलन के दौरान एक संविधान में बदलाव की भी बात वहां पर मांग की गई थी। क्या ये सरकार अब आगे बढ़ेगी इस दिशा में? देखिए, इसमें दो बहुत बड़ा इशू है। पहली बात तो अभी भी 2/3 जो मेजोरिटी चाहिए, उसमें 2 सीट इनके पास में अभी कम है। और दूसरा जो बड़ा चुनौती है, क्योंकि दोनों जो हाउस हैं, तो जो अपर हाउस है नेपाल का, उसमें जो फेडरल यूनिट्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन है, वहां पर बालेन शाह की पार्टी को वहां पर बहुमत नहीं है। तो जब तक वहां पर फेडरल यूनिट्स में चुनाव नहीं होंगे और बालेन शाह आरएसपी को जब तक वहां पे बहुमत नहीं मिलेगा, तब तक आप संविधान में परिवर्तन नहीं कर सकती। जो मुख्य मुद्दा एक फेडरलिज्म के इशू को लेके था कि हम उस व्यवस्था में हम कुछ परिवर्तन करेंगे। तो अब मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि बहुत एक्सपेक्टेशंस होती थी और इलेक्शंस मैनिफेस्टोज और एजेंडाज अपने इलेक्टोरल डिस्कोर्स के लिए आप लेके आते अंतिम सवाल संजय जी, लेकिन एक सवाल जो सबसे बड़ी चुनौती है वो बताना जरूरी है कि देखो, युवाओं को बहुत उम्मीद है, युवा बहुत माइग्रेट कर रहे थे। क्या उन युवाओं को वापस से नेपाल में आएंगे और उनको रोजगार दिया जाएगा और उसके लिए रिसोर्सेज कहां से आएंगे, अपॉर्चुनिटीज कहां से आएंगी? बिल्कुल, देश की आर्थिक स्थिति ये इनके फ्यूचर को डिसाइड करेगा। सर, अंतिम सवाल यह है, क्योंकि नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि किस तरह से वामपंथ की ग्रिप में नेपाल रहा है। वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज पे ये आरोप लगते रहे हैं कि वो दूसरे देश के हाथों में खेलते हैं। तो ऐसे में किस दिशा में ये सरकार जाएगी और खासकर भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है इस वक्त नेपाल और नेपाल की सरकार? देखिए, उम्मीद की जा सकती है, एक युवा लीडर है और उनको समझ में जो यथार्थता को समझना पड़ेगा। और अगर वो परिपक्वता के साथ में भारत के साथ संबंध निभाते हैं, क्योंकि भारत के और नेपाल के एक यूनिक अपने एक रिलेशनशिप रहे हैं, और ये बात अगर बालेन शाह समझेंगे कि नेपाल की जरूरतों को ज्यादा अगर कोई सक्रिय रूप से पूरा कर सकता है तो वो भारत कर सकता है, तो उसके सकारात्मक संबंध होंगे और उसमें अपने राजनीतिक फायदे के लिए चाइना फैक्टर और ये फैक्टर लेके नहीं आएंगे। तो निश्चित रूप से भारत के लिए एक अच्छी खबर है। लोकतांत्रिक सरकार आई है, युवाओं की सरकार है, वो नेपाल में एक युवा की नदियां, एक विकास की नदियां लेके आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय जी, हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।